नमस्कार मित्रों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। संख्या पद्धति टॉपिक चल रहा था, उसकी प्रश्नोत्तरी की क्लास 1 हो चुकी है। आज ये दूसरी क्लास प्रश्नोत्तरी, मतलब संख्या पद्धति में वैसे हजारों प्रश्न बनते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को अपन लेने का प्रयास करेंगे जितनी क्लासें हुई। तो ये आज अपनी दूसरी क्लास है प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की। किस प्रकार के प्रश्न हैं देखिए। पहला प्रश्न, किसी अभाज्य संख्या के सभी गुणनखंडों का योग होता है। अभाज्य संख्या, कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों का योग होता है। सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या अपन ने पढ़ी थी। अभाज्य संख्या के गुणनखंड तो दो ही होते हैं। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक, और एक होता है संख्या खुद। अभाज्य संख्या के दो ही गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? दो। अभाज्य संख्या के कुल दो गुणनखंड होते हैं और एक अभाज्य गुणनखंड होता है। उन दोनों में से अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? एक। कुल गुणनखंड कितने होते हैं? दो। कुल दो गुणनखंड, उसमें से एक जो होता है वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 5 उदाहरण लेते हैं। 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 के दो गुणनखंड होंगे, एक होगा एक और एक 5। और अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? एक होगा। कौन सा? 5। 5 एकमात्र अभाज्य गुणनखंड होगा, दो इसके गुणनखंड होंगे, और गुणनखंडों का जो योग होगा वो संख्या प्लस एक। ये भाई संख्या और एक, मतलब संख्या मान से एक अधिक, ये इसका उत्तर। ये संख्या और उसमें एक जोड़ दो, मतलब 5 के गुणनखंडों का योग कितना होगा? 1 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 होगा। मतलब संख्या मान से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा। तो ये इसका उत्तर हो गया। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या मान से एक अधिक होता है। अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं और दोनों का योग करेंगे तो संख्या से एक ज्यादा होगा। फिक्स है कि एक गुणनखंड एक होगा और एक गुणनखंड संख्या होगी। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो अभाज्य संख्या का एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है, और अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछे तो संख्या मान के बराबर। अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का जो मान वो होगा संख्या मान के बराबर। एक होगा, कौन सा होगा? जैसे 5 है तो 5 होगा, और 7 है तो 7 होगा, 11 है तो 11 होगा। एक मात्र अभाज्य गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न, दो प्रश्न आगे। पहला ऊपर का कि 231, आसान प्रश्न है। 231 और 596 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि दोनों का गुणनफल समान हो जाए? ये 231, इसको किसी से गुणा करना है, और बराबर ये 596 इसको भी किसी से गुणा करना है, और ये गुणनफल क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ऐसी संख्या बतानी है जिसको 231 और 596 से यदि गुणा करें तो गुणनफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये गुणा करना किससे? 0 से। 0 से दोनों को ही गुणा करेंगे तो 0 दोनों का मान क्या कर देगा? बराबर। गुणनफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 0। किससे गुणा करना है? 0 से। 0 से गुणा करते ही दोनों के गुणनफल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाए। 0 एकमात्र संख्या ऐसी जिसका गुणा करते सारी संख्याएं क्या हो जाती है? 0 हो जाती। कैसी भी संख्या उसको गुणा करो 0 हो जाएगा, कैसी भी संख्या गुणा 0। ये नॉर्मल सा प्रश्न है। अगला, n एक प्राकृत संख्या है, तो 6n² प्लस 6n निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा? ये अपनी संख्या ऐसी है, 6n² प्लस 6n। 6 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा n² प्लस n। एक ही 6 से तो विभाज्य होगा ही होगा। पहली कंडीशन, किससे विभाज्य होगा? 6 से तो विभाज्य होगा ही होगा। अब लेकिन उसके साथ में n का मान भी है, तो n² प्लस 1। ये n² प्लस n है, मतलब n का मान आप कोई भी रखो, संख्या प्राकृत संख्या रख सकते हैं, 1 2 3। यदि कम से कम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब इस 6 के गुणा में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब सबसे छोटी संख्या जो शुरू होगी वो किससे होगी? 12 से होगी। इस प्रकार की सबसे छोटी संख्या किससे शुरू होगी? 12 से शुरू होगी। मतलब अब ये जो चलेंगे वो 12 के गुणज चलेंगे। किसके गुणज चलेंगे? 12 के गुणज चलेंगे। तो 12 के जो गुणज होंगे, 12 के गुणज 6 से भी विभाज्य होंगे और 12 से भी विभाज्य होंगे। मतलब सबसे छोटी संख्या इस प्रकार की कौन सी आएगी? 12 आएगी। तो 12 में किसका भाग जाएगा? 6 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। मतलब इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा, सी, कि 6 व 12 दोनों से पूर्णतः विभक्त होगी।
इस प्रकार की संख्या जो चलेगी वो हमेशा 12 का गुणज चलेगी, क्योंकि 6 कॉमन, n का मान कम से कम यदि 1 रखें तो ये कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। मतलब इस प्रकार की सबसे छोटी संख्या होगी वो 12 होगी, और आगे जो चलेगी वो 12 की गुणज ही चलेगी। n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 से गुणा होगा। 12 का किससे गुणा होगा, 6 से, 12 से 72, ये मतलब 12 का गुणज 6 से गुणा हो रहा है। आगे ऐसे और गुणा होगा तो 12 के गुणज ही होंगे। तो इस प्रकार की सबसे छोटी संख्या 12 आई, और 12 में किसका भाग जा रहा है वो पता कर लीजिए। 12 में 6 का भाग जाएगा और 12 का भी भाग जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 6 से विभाज्य होगी और 12 से विभाज्य। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं n का मान आप छोटे से छोटा रख के देख लीजिए क्या उत्तर आ रहा है। अगला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है तथा एक्स वाई जेड प्राकृत संख्या है, तो इस प्रकार के कितने जोड़े संभव है। यह प्रश्न अभी थोड़े दिन पहले एक RS प्री का जो पेपर हुआ था उसमें आया था, काफी हार्ड प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना था। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, 3 प्राकृत संख्या है और इन तीनों प्राकृत संख्याओं का जोड़ कितना है, 6। तो इस प्रकार हो सकता है कि 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है। ये 2 प्लस 2 3 प्राकृत संख्या जोड़ी 6 हो गया। अब ये ऐसे भी हो सकता है 1 प्लस 1 प्लस 4, यह भी 6 होता है। 1 प्लस 4 प्लस 1, यह भी 6 होता है। 4 प्लस 1 प्लस 1, यह भी 6 होता है। 4 1 1 से भी अपन बना सकते हैं, 4 ने 1 5 ने 1 6, 4 ने 1 5 ने 1 6, इस प्रकार के बन सकते हैं। अब इस प्रकार के कितने बनाए जा सकते हैं, एक जोड़ा ऐसे बनेगा, 3 ये बनेंगे। 3 ने 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब बाकी जो बचेंगे वो बनाने 1 2 3 से, 1 प्लस 2 प्लस 3, एक ही हो गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो रहा है। अब देखिए इस 1 को यहीं रखते हैं, इनको चेंज करेंगे 2 3 को, तो ये 3 प्लस 2, ये भी 6 हो रहा है। अब ये 1 से बन गया, ऐसे अब 2 से बनाओ, 2 के बाद में 1 और 3 रखो और फिर 3 और 1 रखो, ये हो गया। अब 2 पहले रख दिया, अब 3 पहले रखो, 3 रखेंगे तो 1 और 2, ये 6, ये 3 और 2 और 1, ये 6। पहली संख्या स्थिर करके दोनों को पलट के लिखो, बारी बारी से लिखो, तो कुल मिला के ये कितने जोड़े बनेंगे। इस प्रकार के कितने जोड़े संभव है, ये टोटल 1 2 3 4 5 6, ये 6 3 9 1 ये 10। इस प्रकार के कुल कितने जोड़े संभव होंगे, 10 जोड़े संभव होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, 3 प्राकृत संख्या है और इनका योग 6 होता है। तो इस प्रकार के संभव जोड़ों की संख्या बतानी थी, तो इस प्रकार के संभव जोड़े कितने होंगे, 10 होंगे। ये इस प्रकार हो गए। 3 प्राकृत संख्या जोड़नी कोई भी, 6 होना चाहिए जोड़। अब 6 जोड़ कौन सा होता है, उसके लिए अपन ने पहले देखा कि कौन कौन सा 2 2 2 6 हो सकता है, 1 4 1 6 हो सकता है, 1 2 3 6 हो सकता है। 3 कंडीशन, उसमें भी पलट पलट के भी लिखनी है, तो 2 2 में तो पलट के कुछ लिखा नहीं जा सकता, इसमें 2 कंडीशन पलट के लिखी जा सकती है। 1 में ये चेंज करके, 4 में 1 1 है, बाद में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें ये 1 2 3 में पहले 1 1 से, फिर 2 2 से, फिर 3 3 से, कुल मिला के कितने जोड़े बनेंगे, 10 जोड़े बनेंगे। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 10। RS प्री के पेपर में आया था ये पहले। x y z 3 अभाज्य संख्या है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 हो तो x का अधिकतम मान क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 दिया हुआ। अब x का अधिकतम मान बताना है और x y z तीनों क्या है, अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य संख्या जिनका जोड़ 38, उसमें से x मैक्सिमम मतलब बड़े से बड़ा x लिखना है। तो बड़े से बड़ा x लिखना, इसके लिए छोटे से छोटे y और z लिखो, छोटी से छोटी संख्या y और z लिखो, और जो x का मान आएगा वो बड़े से बड़ा जाएगा। तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या यहां लिखो, कौन सी हो सकती है, 2 और 3, 2 और 3 कितने हो गए, 5, ये x प्लस 5 बराबर 38, तो x बराबर 38 में से 5 घटेंगे, कितने आएंगे, 33। अब आपको यह देखना क्या ये उत्तर है कि नहीं है। x बराबर 33 आया, क्या ये उत्तर है, ये उत्तर नहीं है, क्योंकि x कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, और 33 कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या, मतलब ये नहीं संभव है। अगला
x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38। अब दूसरा मान रखो, x y और z का दूसरा मान इस प्रकार का रखो, कम से कम रखो, छोटे से छोटा रखो और अभाज्य संख्या रखो, और बाद में x का मान भी कैसा आना चाहिए, अभाज्य आना चाहिए। तो 2 और 3 नहीं हो रहे थे तो 2 और 5 जैसे रखते, 2 और 5 रखेंगे 7, और 38 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। 31 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। y का मान 2 और z का मान 5 रखते हैं, 2 और 5 कितने होंगे, 7, 7 उधर 38 में से घटा लो, 38 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे, 31 बचेंगे। और 31 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 2 3 से नहीं हो रहा तो 2 5 रखो, तो x बराबर 38 माइनस 7, x बराबर कितना आया, 31। अब देखिए 31 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, तो ये इसका उत्तर आ गया कि x का अधिकतम मान संभव कितना होगा, 31 होगा। x का अधिकतम कितना मान संभव है, 31 इसका मान संभव है। आया होगा समझ में, आसान सा ही है, अभाज्य संख्या लिखनी और उत्तर भी अभाज्य संख्या आना चाहिए, x का मान अभाज्य आना चाहिए, क्योंकि x y z तीनों ही कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 31। ये सारे ऐसे लॉजिक के प्रश्न है, मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है, बाकी इस प्रश्न का कोई ऐसे फिक्स रूटीन मेथड हो ऐसा कुछ है नहीं, लॉजिक प्रश्न है, सारे ऐसे ही है। n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29। अब इस प्रकार का बहुत आसान प्रश्न है, कैसी संख्या आ रही, अभाज्य संख्या, n का मान बताना। तो 33, 31, 29 के जस्ट बाद वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या देख लीजिए, मतलब जिसका वर्गमूल होता, तो इनके बाद पूर्ण वर्ग संख्या 36, मतलब जैसे n का मान यह पुट करना कि कौन सा संभव हो सकता है, n का मान जैसे 6 लिखते हैं तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 33, ये 36 माइनस 31 और ये 36 माइनस 29। तीनों देखना अभाज्य संख्याएं आ रही है तो n का मान सही है, और अभाज्य संख्या नहीं आ रही तो n का मान गलत है, फिर दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। तो ये 36, 31, 36 माइनस 33, 36 माइनस 31 और 36 माइनस 29। तो 36 में से 33 घटाएं 3, 36 में से 31 घटाए 5 और 36 में से 29 घटाएंगे, 36 में से 29 घटाएंगे तो 7। बिल्कुल तीनों संख्याएं कैसी आई है, अभाज्य संख्याएं आई, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा, n बराबर 6। n का मान क्या होगा, 6 होगा, n का मान 6 है, तीनों अभाज्य संख्या आ रही। बस अनुमान से मान रखना है कि इसके बाद वाली संख्या जिससे घटा के देख लो, अभाज्य संख्या आ रही है तो सही है, नहीं आ रही तो दूसरा रखेंगे, तो उत्तर आ गया, इससे n बराबर कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए इस प्रश्न में n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 24 एक अभाज्य संख्या हो तो n का मान क्या होगा। इस प्रकार का जब प्रश्न आता है इसमें ऑप्शन की जरूरत है, ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं और इन चारों विकल्प में से आपको उत्तर देखना है, तो कौन सा होगा। तो n का मान रखो और कैलकुलेशन करिए। पहला समीकरण ये इस तरीके से है, n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 24। अब इसमें n का जो मान रखना है वो रखना है, जैसे पहला ऑप्शन 17 रखते हैं, ये 17 का स्क्वायर 290 माइनस ये 14 गुणा 17 प्लस ये 24, 290 14 गुणा 17, ये 290 माइनस 14 का 17 से गुणा करेंगे, ये 14 गुणा 17, 7 चौके 28, 2 7 एकम 7 2 9, 14 एकम 14, 8 9 4 13, 238, ये 238 और ये प्लस 24। अब इसको हल करेंगे, 238 घटा के 24 जोड़ दो, 289 में से 238 घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 2 गया 0, 51 प्लस 24, 51 24 मतलब 4 ने 1 5, 5 2 7, 75 आ रहा है, और 75 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 75 अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब आपको दूसरा ऑप्शन ट्राई करना है। अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करिए। दूसरे ऑप्शन में n का मान रखना 13, n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 24, इसमें n का मान रखो, 13 का स्क्वायर 169 माइनस ये 13 गुणा 14, 13 गुणा 14 मतलब 13 से 169 से 13 ज्यादा होगा, ये माइनस का 13 बचेगा, यहाँ गुणा करेंगे तो ये 14 गुणा 13 प्लस ये 24, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस 13 बचेंगे और प्लस 24, ये 24 में से 13 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 11, और 11 कैसी संख्या है,
अभाज्य संख्या। तो ये जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, अभाज्य संख्या कौन सी आ गई है, 11। अब इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 13, ऑप्शन नंबर 2, ये इस प्रश्न का आंसर आएगा। n² - 14n + 24 एक अभाज्य संख्या है, तो n का मान क्या होगा, 13। ये मान रख के ही देखना है कि मान रखो और जिस ऑप्शन से उत्तर आ रहा है वो आपका सही होगा, तो ये 11 उत्तर आ रहा है। अगला, 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या निम्न में से किस संख्या से भाज्य नहीं होगी। ये प्रश्न है, ऑप्शन थोड़ा ज्यादा दे रखे, प्रश्न 3, 7, 11, 13, 37 और 43। इसमें एक लाइन आपको फिक्स याद रखनी है, कौन सी, कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13 व 37 से पूर्णतः भाज्य होती है। 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा, 6 अंकों की पुनरावृत्ति से मतलब जैसे ये लिखा है, एक ही अंक कितनी बार लिखा हो, 2, 4, ये 6 बार लिखा हो। एक ही अंक यदि 6 बार लिखा गया हो तो इस प्रकार की संख्या 3, 7, 11, 13 व 37 से हमेशा पूर्णतः भाज्य होगी। 3, 7, 11, 13 व 37 से क्या होगी, पूर्णतः भाज्य होगी। मतलब यदि 6 बार अंकों की पुनरावृत्ति से कोई संख्या बनी होती है तो वो किससे भाज्य होगी, 3, 7, 11, 13 व 37 से। अब इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि ये तो थी अंक ऐसे, जैसे 2, 2, 2 ऐसे लिखा, 2, 4 ये 6 बार, या ऐसे लिखा 7, 7, ये तो इनसे पूर्णतः भाज्य होगी। अब इसमें है कि 2 अंकों से बनी संख्या, जैसे कि 13, 13 ये 6 बार लिखा हो, 1, 2, 3, 4 ये 5 और ये 6, इस प्रकार की संख्या यदि होती है तो वो 11 से भाज्य नहीं होती, बाकी सबसे भाज्य होती है। इस प्रकार की संख्या 3, 7, 13 व 37 से पूर्णतः भाज्य होगी। यदि इस प्रकार की संख्या आ जाती, मतलब एक संख्या 6 बार लिखी होती है, अंक नहीं, अंक है तो ये कंडीशन है, संख्या। अब ये संख्या 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, उससे कोई लेना देना नहीं। यदि कोई संख्या 6 बार आती है, संख्या पूरी 6 बार लिख के और यदि कोई संख्या बनाई जाती है तो इस प्रकार की जो संख्या होगी वो किससे भाज्य होगी, 3, 7, 13 व 37 से, 11 नहीं है, 11 में 3, 7, 13 व 37 से पूर्णतः भाज्य होगी। ये 3, 7, 13 व 37 से पूर्णतः भाज्य होगी। ये 3, 7, 11, 13 व 37 से पूर्णतः भाज्य होगी। ये अंक से है, ये संख्या से, इतना आपको ध्यान रखना है, अंक से कौन सी और संख्या से कौन सी। नेक्स्ट, 1000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 12 से भाज्य। अब इस प्रश्न में यह है कि 1000 तक की संख्या में जो 12 के गुण जा रहे हैं, 12 के कौन कौन से और कितने गुण जाएंगे। अब 1000 तक की संख्याएं बतानी जिनमें 12 का भाग जाता हो, तो सबसे पहली संख्या होगी 12, उसके बाद 12 गुणा 2 24, 12 तिया 36, ये इस तरह से कि ये 12 का कौन सा गुणज है, पहला गुणज, ये 12 का कौन सा गुणज है दूसरा, ये 12 का कौन सा गुणज है तीसरा, इसी क्रम में चलेंगे। अब 1000 से जस्ट पहले कौन सा 12 का गुणज होगा, उसके लिए आपको 1000 में 12 का भाग देना है। तो 12 का भाग देंगे, 12 8 96, उसके बाद शेष बचेंगे 4 और 0, 12 तिया 36, 4 शेष बचेगा। 1000 में से यदि 4 कम कर दें मतलब 996, ये 12 का लास्ट गुणज जो 1000 से ठीक पहले आएगा, कौन सा है 996। अब ये 12 का कौन सा गुणज होगा, तो 12 गुणा ये 83 बार है, भाग गया 83 बार, ये 83वां गुणज। 12 का कौन सा गुणज है 83वां गुणज है। मतलब कुल मिला के कितने गुणज आए 12 के, यही प्रश्न है। 1000 तक कितनी संख्या में 12 का भाग जाएगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, इसी प्रकार ये लास्ट 83 गुणज है। तो कुल कितनी संख्याएं हुई, कुल संख्याएं हो गई 83। ये कुल संख्याएं बराबर 83, 83 गुणज होंगे ये 1000 तक की संख्याओं में। अब अगला प्रश्न, 400 व 1200 के मध्य कितनी संख्याएं जो 20 से भाज्य। अब यहां थोड़ा सा समझना, 400 व 1200 के मध्य मतलब न तो 400 लेना है न ही 1200 लेना है, इनके बीच में।
तो 400 और 1200 के मध्य कैसी संख्या लिखनी है? 20 से भाज्य संख्या, मतलब 20 के गुणज, 20 का भाग जाने वाली संख्या लिखनी। तो 20 का भाग 400 में भी जाता है, लेकिन 400 लेना नहीं। ये 400 जो है 20 का कौन सा गुणज है? 20वां गुणज है। उसके बाद 420, ये 20 का 21वां गुणज होगा। इसी प्रकार आगे 22वां गुणज, 23वां गुणज, ऐसे ही 1200 में भी भाग जाता है 20 का। 1200 में जब अपन 20 का भाग देंगे तो ये 0 काट दीजिए, 120 में 2 का भाग 60, मतलब ये 20 गुणा 60, ये कौन सा गुणज है? 60वां गुणज है। लेकिन ये नहीं लेना, इससे पहले वाला लेना है। तो इससे पहले वाला कौन सा होगा? 59वां गुणज। 20 का कौन सा गुणज? 59वां। शुरू कहां से करना है? 20 के 21वें गुणज से। न तो 20 का 20वां गुणज लेना, न 20 का 60वां गुणज लेना, ये दोनों नहीं लेने। इनके दोनों के मध्य, मतलब 21 से लेकर 59 तक कितनी संख्याएं आएगी? 21 से 59 तक कुल कितनी संख्याएं आएगी? इसके लिए आप 59 में से 21 से पहले वाली संख्या कौन सी? 20 घटा लीजिए, तो कुल संख्याएं कितनी होगी? 59 माइनस 20, ये 9 में से 0 गया 9 और 5 में से 2 गए 3, कितनी संख्याएं होगी? 39 संख्याएं होगी। तो 400 व 1200 के मध्य कितनी संख्याएं जो 20 से भाज्य हैं, कितनी संख्याएं होगी? 39 संख्याएं होगी। अगला प्रश्न, अगला 500 व 1500 के मध्य 7 के सभी गुणजों का योगफल कितना होगा? अब यह प्रश्न थोड़ा सा अलग आ गया कि 500 और 1500 के मध्य, मतलब न 500 लेना न 1500 लेना। 500 के बाद में देख लीजिए 7 का भाग कौन सी संख्या में जा रहा है। अब इसके लिए यदि समांतर श्रेणी आती होती अपने को तो आसानी से योग होता, लेकिन प्राकृत संख्याओं के सूत्र से किया जा सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐड होगी, बाकी कर सकते हैं। 500 में यदि 7 का भाग देंगे, 7 तो 7 49, 1 शेष 0, 7 एकम 7, 71, उसके बाद कितने शेष बचेंगे? 3 शेष बचेंगे। 500 में यदि 7 का भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 71 बार भाग जा रहा है और कितने शेष बच रहे हैं? 3 शेष बच रहे हैं। अब आपको 500 के बाद का गुणज लेना है, तो 3 शेषफल है, इसमें 4 और जोड़ दो तो 500 का भाग जाएगा। मतलब यदि 504 होता है, 504 में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। भाग देके देख लीजिए कि 7 का भाग 49 में 7 बार, शेष बचेगा 1 और 4 14 में 7 का भाग 2 बार, 72वां जो गुणज जाएगा वो आपका सीधा सीधा जाएगा। तो 500 के बाद में 504, फिर 7 और जुड़ेंगे, 504 और 7 511, 11 और 7 518, इस तरीके से ये चलेंगे। 7 के जो गुणज है, 7 के गुणज लिखना है, ये 7 के गुणज 504, 511, 518। अब इसके बाद ये 1500। अब देखिए 1500 में भी 7 का भाग देके पता करना। 1500 में 7 का भाग देंगे तो यहां से आपको यह पता चल जाएगा 1500 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा और कौन सी संख्या जो भाज्य। तो 1500 में 7 का भाग देते हैं तो 7 2 14, 1 शेष बचेगा 0, 7 एकम 7, उसके बाद 3 शेष बचेंगे 0, 7 चौके 28 और कितना शेष बचेगा? 2 बचेगा। 1500 से 2 कम, मतलब 1498 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ये 7 का कौन सा गुणज है? 214वां गुणज। कौन सा गुणज है? 214वां गुणज है। ये 7 का कौन सा गुणज? यहां भाग दिया था अपन, 7 का भाग जा रहा था कितनी बार? 72 बार। ये 72वां गुणज। अब यदि अपने पास समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता, तो अपन थोड़ा सा फॉर्मूले से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, बाकी समांतर श्रेणी बाद में पढ़ेंगे। प्रश्न आ गया तो इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के फॉर्मूले से करेंगे ज्यादा हार्ड है और समांतर श्रेणी से करेंगे तो आसान है। तो समांतर श्रेणी में Sn मतलब पदों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है n/2 a + l। ये एक समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। Sn बराबर n/2 और कोष्ठक a + l, जिसमें a और l का मतलब प्रथम और लास्ट पद का जोड़ है, पहला पद और लास्ट पद। और n का मतलब है पदों की संख्या, मतलब कितनी संख्या जोड़नी। n का मतलब है कितनी संख्याएं जोड़नी है। तो अब 504 से 1498 तक कितनी संख्याएं होगी अपन पता कर सकते हैं। ये 72वां गुणज था, ये 214वां गुणज है, तो कितने हुए? तो 214 में से 72 से पहले मतलब 71 घटा लीजिए, 4 में से 1 जाएगा 3 और 21 में से 7 जाएंगे 14, कितने गुणज होंगे? 143। तो ये n का जो मान आएगा वो आएगा 143 पद है।
143/2 और गुणा में पहला और लास्ट पद जोड़ के लिखना 504 और 1498, ये 504 और ये 1498, 8 और 4 12, हासिल 1, 9 और 1 10, 5 5 10, हासिल 1 और ये 2, ये इसका जो जोड़ा जाए 504 का और 1498 का जोड़ 2002, ये लिख दो 2002। अब 2002 में 2 का भाग देंगे तो 1001, 143 गुणा 1001, 1001 का 143 से गुणा करना है। अब देखिए इस प्रकार का यदि गुणा भी करना हो तो आप एक बार 1 से गुणा करिए, एक बार 1000 से गुणा करिए। ये 1001 है, 143 का एक बार 1000 से गुणा करिए, एक बार गुणा करिए, फिर जोड़िए बंटन नियम से। तो ये 143 और 1000 का गुणा करेंगे मतलब कितने जीरो लग जाएंगे 3, फिर 143 का किससे गुणा करेंगे 1 से, ये 143 का 1 से गुणा और साथ में लिख दो, ये उत्तर आ जाएगा 143,143, ये इसकी जोड़ हो जाएगी। 143 का 1001 से गुणा करेंगे, वैसे गुणा कर सकते हैं सीधा 1001 का कि 1000 का पारा बोलो आप 1001 का 3 बार 4 बार कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो सीधा लिख लीजिए कि ये 143 का पहले गुणा करना 1000 से, फिर गुणा करना है 1 से, 1000 का और 1 का गुणा दोनों को जोड़ना है, ये 143 लास्ट में जुड़ जाएंगे, 143 पहले था, ये इसका उत्तर आ जाएगा जोड़ सहित। तो इस प्रकार के प्रश्नों को समांतर श्रेणी से करना आसान होता। समांतर श्रेणी की अपने एक क्लास लेंगे लास्ट में। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, जिसमें a होता है प्रथम पद मतलब 504, l मतलब लास्ट पद 1498, इनकी जोड़ 2002 और n का मतलब होता है पदों की संख्या, कितने पद हुए ज्ञात कर सकते हैं। इसे पिछले वाले प्रश्न में यही पढ़ा था, कितनी संख्या, ये 214 गुणज है, ये 72वां गुणज है, और कितने गुणज हुए इसके बीच में। 72 से पहले एक 71 घटा लो, 214 में से 71 घटाएं 143 गुणज हुए, 143 पद है बटे 2 है गुणा 2002 है, और इसको हल करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, किसी 2 अंकीय संख्या 2 बार 7 7 लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37, इस रूप वाली संख्या किससे भाज्य होगी। यह कोई संख्या, इस प्रकार की संख्या 2 अंकीय संख्या जैसे XX और ये XX, और इसको यदि पास लिखेंगे तो ऐसे होंगे XX XX, ये जैसे लिखा गया। अब इस प्रकार की जो संख्या होती है XX और XX पास में लिखने का मतलब है XX का गुणा होगा 100 से और प्लस होगा XX, यही होगा कि जैसे 15 15 15 15 का मतलब ये है 15 गुणा 100 1500 और प्लस है 15, इस प्रकार होता है। 15 15 का मतलब लिखने का तरीका क्या है, 15 गुणा 100 प्लस 15, तो वही XY गुणा 100 प्लस XY। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या जाएगा XY, पहले अंक क्या बचेगा 100, दूसरे अंक क्या बचेगा 1, तो ये XY और ये हो जाएगा 101, ये इसका उत्तर है। इस प्रकार की संख्याएं किससे पूर्णतः भाज्य होगी 101 से। इस प्रकार की संख्याएं हमेशा किससे भाज्य होगी 101 से। XY दो समान अंकों को पास लिखने से इस प्रकार जो संख्या बनती है वो किससे भाज्य होगी ये पूछा गया। अब इसको लिखने का मतलब जोड़ में यदि लिखते हैं तो ये 1500 प्लस 15 है, मतलब ये XY गुणा 100 प्लस XY गुणा 100 प्लस XY, इन दोनों में XY कॉमन आएगा तो ये बचेगा 100, इधर बचेगा 1, 100 1 जोड़ेंगे तो 101। इस प्रकार की संख्या किससे भाज्य होगी 101 से भाज्य होगी। अगला, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 60 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आसान प्रश्न है, 3 लगातार संख्या है 60 योग है। अब 3 लगातार संख्याओं योग 60 है तो आप इस प्रकार की प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होगी कैसे पता करेंगे। इसके लिए है आप संख्या मान सकते हैं x प्लस 1 x प्लस 2, 3 लगातार संख्या मतलब एक एक जोड़ के मान लीजिए, पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1 और तीसरी x प्लस 2, ये 3 संख्या है और इन तीनों संख्याओं का जो जोड़ है वो प्रश्न में दिया हुआ कितना है 60। तो ये x और x जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 3x, ये 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और बराबर कितना है 60। अब 3 उधर घटा लो 60 में से कितने बचेंगे 57 और 57 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 19 बार जाएगा।
एक तरीका तो ये रहता है कि तो 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 10 संख्याएं कितनी आ जाए, इस प्रकार अपन संख्याएं मान के उनकी जोड़ करनी। x, x+1, x+2, x+3, x+4 कोई मान सकती है कितनी दी हो, तो 3 थी तो 3 मान लीजिए, और तीनों का योग मतलब इनको जोड़ेंगे तो ये 1x, ये 2x, ये 3x, ये 2 1 3, 3x+3 बराबर 60, 3x बराबर ये 3 घटेगा इधर 60 में से 57, और x बराबर 57 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका भी ये सीधा कर सकते हैं कि कितनी संख्या है 3, 60 में 3 का भाग दे दो, 60 में किसका भाग देना है, 3 का कितना आएगा 20। एक संख्या इससे पहले की होगी एक बाद की, ये बीच वाली संख्या आ गई, इससे पहले की संख्या 19 और इसके बाद की संख्या 21। 60 में 3 का भाग दिया 20, मतलब बीच वाली संख्या 20 आ गई, एक पहले की एक बाद की, मतलब सबसे छोटी संख्या 19, 19 के बाद की संख्या 20, 20 के बाद की संख्या 21, ये इसमें ही आएगी, ये इसमें ही आएगी। तो आप 60 में सीधा 3 का भाग दे दो, 20 आया, 20 बीच वाली संख्या, एक पहले ने एक बाद में लिख लो, प्राकृत संख्या लिखनी 19 ने 21 लिख दी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 19 होगी, ये उत्तर नॉर्मल सा। 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 54 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब x, x+1, x+2, x+3 ऐसे कर सकते हैं, उसे कर लीजिए। सीधा करना हो तो सीधा ऐसे करना है कि आप 54 में 4 का भाग दो, तब एक समस्या आएगी कि बीच वाली संख्या तो आएगी नहीं इसमें, भाई 4 में बीच में संख्या होती नहीं, 3 में तो बीच में संख्या होती, लेकिन 4 में बीच में संख्या नहीं होती, भाई एग्जैक्ट बीच में होगी नहीं, तो ये दोनों के बीच की संख्या आएगी। तो 54 में 4 का भाग देंगे, 54 में 2 का भाग 27, और 27 में 2 का भाग देंगे, 27 में 2 का भाग 13.5, 13.5 आएगा, 13.5 प्राकृत संख्या नहीं है, मतलब ये दोनों बीच वाले की बीच की संख्या है, मतलब इधर संख्या होगी 13, इधर संख्या होगी 14, 13 और 14 के बीच में कौन सी आएगी 13.5 आएगी, ये 13 और 14, 13 से पहले कौन सी होगी 12 होगी, और 14 के बाद में कौन सी होगी 15 होगी। तो ये चारों संख्याएं आ गई जिनका जोड़ 54 है। 10, 20, 30, 40, 45, 49, 49 ये 3, 52, 52 2 54, योगफल 54 हो रहा है। तो ये 3 संख्या, 4 का भाग देंगे, 4 संख्याएं थी, 4 का भाग देंगे, एग्जैक्ट बीच में संख्या 4 में तो आएगी नहीं, 4 में बीच में नहीं आएगी, 3 बीच में आ सकती है, 5 में बीच में आएगी, लेकिन 4 में नहीं आएगी, तो बीच वाली संख्या आई, बीच वाली में बीच वाली, मतलब 13 और 14 के बीच की संख्या आ गई 13.5, 13.5, 13.5, 54 में 4 का भाग 13.5 बार गया, ये बीच की संख्या, इससे पहले की 13 और इसके बाद की 14, 14 के बाद की 15 और 13 से पहले 12, ये 4 लगातार संख्या आ गई। x मान के कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, दोनों तरीके। 5 लगातार विषम संख्याओं के योग 135, वही 135 से 5 का भाग दे दो, 135 में 5 का भाग देने से बीच वाली संख्या आ जाएगी। कितनी संख्या है 5 संख्या है, 2 पहले लिख लेनी है, 2 बाद में लिख लेनी है, ये 5 संख्या, 2 पहले और 2 बाद में लिख दो। 135 में 5 का भाग देना, 135 में 5 का भाग x मान के कर सकते हैं। अब विषम संख्या माननी होती तो ऐसे होता है x+2, x+4, x+6 और x+8, 5 माननी थी, ये 5 होगी, ये 2 जोड़ के लिखना है। विषम संख्याएं हैं लेकिन जोड़ के कितना लिखना है 2, क्योंकि विषम संख्याओं में भी अंतर कितने का होता है 2 2 का होता है, और सम संख्याओं में भी अंतर कितने का होता है 2 होता है। भाई प्रत्येक 2 विषम संख्याओं में जो अंतर होता है वो 2 का होता है, इसलिए 2 2 जोड़ के लिखना। पहली संख्या x है तो अगली 2 जोड़ेंगे, भाई पहली संख्या जैसे 5 आ गई, अगली विषम संख्या लानी है तो 2 जोड़ना होगा, तो कितना जोड़ना होगा 2, तो ये 2 2 जोड़ना होंगे, 2 4 6 8। सम संख्याओं में भी ऐसे ही मानना होता है और विषम संख्याओं में भी ऐसे मानना होता है। अब इन सब का जोड़ करेंगे तो ये x ये है 5x, और प्लस ये 6 4 10, ये 8 2 10 10 20, 5x प्लस 20 बराबर लिखना है 135, ये 5x 135 में से 20 घटा दीजिए 115, और x बराबर 115 में 5 का भाग जाएगा 23 बार, ये संख्या आ जाएगी 23। पहली संख्या 23, ये आएगी 25, ये आएगी 27, ये 29 और ये आएगी 31। 135 में से 20 घटेगा, ये 20 घटा दीजिए, शेष कितना बचेगा 115 बचेगा। 115 में 5 का भाग देगा कितनी बार 23 बार, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई 23, फिर 25, फिर 27, फिर 29, फिर 31, इस तरह चलेगी। इस तरह से करेंगे। 135 में 5 का भाग, 135 में यदि 5 का भाग देते हैं तो ये 5 का भाग 2 10, शेष बचेंगे 3, ये 7 27, बीच वाली संख्या आ जाएगी 27। 135 में 5 का भाग 27 बार, बीच की संख्या 27,
27 के बाद 29, 29 के बाद 31, विषम संख्या लिखनी, और 27 से पहले 25 और 25 से पहले 23, ये आ गई। इस तरीके से और उस तरीके से दोनों तरीकों से किया जा सकता है। 5 संख्याएं, 5 का डिवाइड, बीच वाली संख्या आ गई, 2 पहले 2 बाद में लिख दो। संख्याएं कौन सी होगी? 23, 25, 27, 29 और 31 होगी। अगला, 4 लगातार सम संख्याओं का योग 92 है, तो संख्याएं क्या होगी? 4 लगातार सम संख्या है और उनका योग कितना है? 92। 4 लगातार सम संख्याओं का योग दे रखा है, संख्याएं कौन कौन सी होगी? अब इसके लिए कि इसमें 4 का भाग 2, बीच वाली संख्या के बीच की संख्या आ जाएगी 92, मान के कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये है सम संख्या है, 92 है, 92 में 4 का भाग 2, 92 में 4 का भाग 2 का भाग देंगे 46, 46 में 2 का भाग देंगे 23, ये संख्या आएगी बीच वाली। कौन सी बीच वाली? बीच वाली दोनों के बीच में 23, मतलब 23 से पहले होगा 22 और इसके बाद में होगा 24, बाद में ये होगा 26 और पहले होगा 20, 20, 22, 24, 26, ये 20 चौके 80, 80 ये 90 और ये 2 92, योगफल कितना हो रहा है? 92। इस तरह से आप कर सकते हैं, संख्या मान के करेंगे तो ऐसे पहली संख्या x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4 और चौथी x + 6, इन चारों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये 6, 4, 10, 2, 12 बराबर 92। 4x बराबर 92 में से 12 घटेगा तो 80 और x बराबर 80 में 4 का भाग 20 है। ये भी आसान, कोई ज्यादा हार्ड ऐसा कुछ नहीं, 4 संख्या ही तो लिखनी है, x, x + 2, x + 4 x + 6, चारों का जोड़ 4x, 6, 4, 10, 2, 12, 12 घटेंगे 90 में 92 में से 80 और 80 में 4 का भाग 20, ये 20, ये 22, ये 24 और ये 26, दोनों तरीकों से प्रश्न कर सकते हैं। अगला, 11 के 3 लगातार गुणजों का योग। 11 के गुणज है, 11 के गुणज आप इस तरह से मान सकते हैं कि पहली संख्या x होगी, दूसरी इसमें 11 जोड़ने से आएगी, तीसरी 11 और जोड़ने से 22, 3 11 के लगातार गुणज, ये 3 11 के लगातार गुणज। x 11 गुणज है, मतलब 11 जोड़ो और फिर 11 और जोड़ो, ये इन तीनों का योग 165 दे रखा है, तीनों का योग 3x, 11 22 33 बराबर 165, 3 का भाग सीधा ही देते हैं, इधर से तो भी आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो ये x + 3 और 165 में 3 का भाग 5, 5 55, x बराबर 3 घटा लीजिए 155 में से 52, 33 सॉरी 11 का, ये 3x + 11 और बराबर 165, 3 का भाग देंगे ये आएगा 55 और x बराबर 55 में से 11 घटा दीजिए 44, x का मान कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। अब इसके बाद में आप सीधा कर सकते थे कि 165 में 3 संख्याएं लेनी है, 3 का भाग दे दो, सीधी सीधी बीच वाली संख्या आ जाएगी। 165 में यदि 3 का भाग देते हैं, 165 में 3 का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा जाएगा कितनी बार? 55, ये 55 बीच वाली संख्या, इससे पहले का 11 का गुणा जाएगा 44 और इसके बाद का 11 गुणा जाएगा 66, 11 गुणा लिखना, 11 जो पढ़ा है 11 का उसमें आना चाहिए, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 छके 66, 165 में 3 का भाग दो, 3 संख्या, 3 का भाग दिया, बीच वाली संख्या आ गई 55, पहले की संख्या 11 घटा लो, बाद की संख्या 11 जोड़ दो, या x + 11 + 22, उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से उत्तर सेम ही आएगा। अगला, 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो संख्याएं क्या होगी? ये थोड़ा सा हार्ड है, x से लिख तो सकते हैं, लेकिन 2 जो द्विघात समीकरण बनता है उसको हल करना पड़ता है, इसलिए समस्या आती है, तो इस प्रश्न को सीधा करना है, सम संख्याओं के वर्गों का योग। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए, कैसी संख्या है? सम संख्याएं, वर्गों का योग, 2 संख्याएं थी, 2 का भाग दे दो। पहले 340 में 2 का भाग देना है, 340 में जब 2 का भाग देंगे तो ये 17 2 34 170 आएगा। इस 170 में से 1 घटा के फिर वर्गमूल कर लो, 170 - 1 बचेगा 169, 169 का वर्गमूल करना है, 169 का वर्गमूल आएगा 13। अब इसकी एक बाद की एक पहले की संख्या होगी, तो 13 से पहले की संख्या 12 और 13 के बाद की संख्या 14, ये 2 लगातार सम संख्या आ जाएगी। 12 और 14 के वर्गों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 340 आएगा।
इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए 340 में 2 का भाग दिया, भाग कितनी बार गया 170, एक घटा के फिर वर्गमूल करना, एक घटाया 169 का वर्गमूल 13। अब इसके एक पहले की एक बाद की, एक पहले की संख्या 12, एक बाद की संख्या 14, 12 और 14 के वर्गों का योग होगा वो 340 होगा। विषम संख्या में भी ऐसा ही करना है। 1154 है, ये 1154 भाग देना 2 का, ये 5 2 10 और 14 और 14 577, फिर 577 में से एक माइनस करना है, फिर उसका वर्गमूल करना है 576 और 576 का वर्गमूल होगा 24, एक पहले की संख्या 23 और एक बाद की संख्या 25। ये पहले और बाद की संख्या 23 और 25 आ जाएगी, पहले की संख्या और बाद की संख्या 23 और 25। जो संख्या है वर्गों का योग उसमें 2 का भाग दे दो, फिर एक संख्या घटा के फिर वर्गमूल करना है। ये 24, पहले की संख्या 23 और बाद की 25। दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये वर्गों के अंतर वाला यदि प्रश्न आता है इसको आप x मान के बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यदि सीधा करना होता है तो इसमें 4 का भाग दे दो और संख्या आ जाएगी 52 और ये हो गया 13, एक संख्या पहले की एक बाद की, 13 से पहले की 12, 13 के बाद की 14। वही 12 और 14 के जो वर्गों का अंतर होगा वो होगा 52 होगा। 12 और 14 के वर्गों का अंतर, 14 का वर्ग होता है 196 और 12 का वर्ग होता है 144। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, कितना गया 52 आ गया। ये उत्तर, मतलब आप संशय कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। वर्गों के अंतर वाला था तो 4 का भाग दे के एक पहले एक बाद की, 52 में 4 का भाग 13, पहले की संख्या 12 और बाद की संख्या 14। सम संख्या लिखनी थी। ये दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 72, दो लगातार है विषम संख्या है और उनके वर्गों का अंतर देर का, वर्गों का अंतर 72 है, 72 में 4 का भाग दे दो, 72 में 4 का भाग 18, 18 चौके 72, 18 के पहले की एक संख्या 17 और इसके बाद की 19, 17 और 19 के वर्गों का अंतर आएगा वो कितना आएगा 72 आएगा। ये इस तरह से कर सकते हैं। 4 का भाग दिया 18 बार, 18 से एक पहले की और एक बाद की, पहले की संख्या 17 और बाद की संख्या 19। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 63 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? 3 से भाजित होने वाली विषम संख्या है। 3 क्रमागत कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और किसका भाग देना चाहिए? 3 का भाग देना चाहिए। अब इस प्रकार की संख्या यदि मानते हैं तो पहली संख्या आप यदि x मानेंगे, अब दूसरी संख्या इसमें 3 जोड़ने से जो आएगी वो सम आएगी, क्योंकि 3 के जैसे गुण चलते हैं। 3, 6, 9, 12, 15 ये चलते हैं। विषम गुणज कौन से होंगे? एक छोड़ के होता है, एक छोड़ के जो गुण होता है वो विषम गुणज आएगा। तो पहला गुणज लिया है तो उसके बाद में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। यदि x लिया है तो अगले में कितना जोड़ना है? x + 6 और फिर x + 12, ये x + 12 भाई 3 है और इसमें जो 6 जोड़ेंगे तब 9 आएगा और 3 में 12 जोड़ेंगे तब 15 आएगा। यदि विषम गुणज लेना है तो पहला विषम गुणज 3 है, अब इसमें 6 जोड़ने से 9 आएगा और इसमें 12 जोड़ने से 15 आएगा। तो विषम गुणज लेने हैं तो आप 6, 12 ऐसे जोड़िए अल्टरनेटिव। अब ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 3 से भाजित होने वाली है और इन तीनों का योग कितना है? 63 है। बाकी आप सीधा कर सकते हैं, 63 में 3 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 21। अब एक पहले का गुणज लेना है, एक बाद का। 21 से पहले की 3 से भाज्य संख्या लिखनी, ये ध्यान रखना। 21 से पहले 3 से भाज्य संख्या और कैसी संख्या? विषम। तो 3 से भाज्य विषम संख्या पहले की कौन सी? 15। 21 के बाद में 3 से भाज्य संख्या विषम संख्या कौन सी? 27। 15, 27 और 21, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो ये 3x 12 × 6 18 और बराबर 63। 3x बराबर 63 - 18, 3x 63 में से 18 घटाएंगे, 13 में से 8 गया 45, x बराबर 45 में 3 का भाग 15। ये संख्या कौन सी आएगी? 15 आएगी। 15 × 6 21 और 21 × 6 या 15 × 12 जो हो जाएंगे वो 27। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये संख्या 1 15 आ गई, अगली आएगी 15 + 6 और अगली आएगी 15 + 12। 15 + 6 आएगी 21 और 15 + 12 आएगी 27। 3 के लगातार और विषम गुणज लेने सीधा तरीका था। 63 में 3 का भाग 21, 21 से पहले 3 का विषम गुणज 15 और 21 के बाद में 3 का विषम गुणज 27। 15, 21, 27, 18 और 24 आते हैं, वो नहीं लेना क्योंकि वो सम गुणज है।
अपने को विषम गुणज लेने से। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं वर्गों का योगफल 110 है, तो इनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? इस प्रकार का यदि प्रश्न आ जाता है तो अब आप कोई तरीका नहीं है, ऑप्शन से पता करना होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण हल करना आना चाहिए। लगभग ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि 110 योगफल हो रहा है, मतलब संख्या क्या है? छोटी संख्या है, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, 4 5 या 6 7 या 3 5 इस तरह से होगी। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। प्राकृत संख्याएं ऐसे x प्लस 1 और x प्लस 2, इनके वर्गों का योग ये होगा x स्क्वायर प्लस ये x प्लस 1 का स्क्वायर और ये x प्लस 2 का स्क्वायर और बराबर रखना 110। तो ये होगा x स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र इस तरीके से होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब समस्या ये आती है कि कुछ प्राकृत संख्याओं के या फिर संख्या पद्धति के जो सरलीकरण के जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके लिए पूरी गणित आनी चाहिए। जब तक पूरी गणित नहीं आती है अपन प्रश्न नहीं कर सकते। अब इस प्रश्न के लिए पूरी गणित आनी जरूरी है कि द्विघात समीकरण तक हल करना आना चाहिए। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x, ये भी ऐसे x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणा 2 4 गुणा x, 4x बराबर 110। x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसके साथ में 6 4 2 6x और इसके साथ में 1 4 5 और बराबर 110। 110 में से 5 घटा लीजिए या इधर लाके घटा लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 5 घटेगा तो 105। अब इसमें 3 का भाग जा रहा, 3 का भाग देके लिख दो। 3 का भाग जाएगा x स्क्वायर, 6 में 3 का भाग जाएगा 2x और बराबर 105 में 3 का भाग जाएगा 35। अब जो द्विघात समीकरण होता है उसका फॉर्मेट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 और बराबर 0। ये प्लस की संख्या बराबर से उधर लिखनी है, माइनस 35 बराबर 0, ये समीकरण बना है। अब इसमें ये होता है कि इस संख्या के टुकड़े करने 2x के, इस प्रकार के टुकड़े करो कि गुणा करने पर माइनस 35 आए और जोड़ने पर वापस 2x हो। तो इस तरीके से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। 2x के टुकड़े किए गए, 7 और 5 गुणा 35 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, 7 गुणा 5 35 हो रहा, माइनस 35 होना चाहिए, माइनस 35 होगा और 7 में से 5 घटेंगे, कितने आएंगे? 2। ये टुकड़े करने का तरीके। अब इसमें कॉमन लेना होता है। पहले वाले संख्या में x कॉमन, x प्लस 7, दूसरे माइनस 5 कॉमन, x प्लस 7, माइनस 12 आ गया, 5 आ गया, x बचेगा, इसमें 7 बचेगा बराबर 0। अब x प्लस 7 दोनों में ही कॉमन है, x प्लस 7 कॉमन और एक में आएगा x माइनस 5 और बराबर 0। तो एक होगा x प्लस 7 के बराबर 0, तो इससे आ जाएगा x बराबर माइनस 7 और दूसरा होगा x प्लस x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 5, मतलब x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। इसके बाद आप श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं और इस तरीके से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। x बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। ये x का मान 5 है, सबसे छोटी संख्या 5, ये एक जोड़ेंगे 6 और ये 7। 5 6 और 7 के जो वर्गों का योग करेंगे वो कितना आएगा? 110 आएगा। तो ये सबसे हार्ड प्रश्न है। अब इस प्रकार के प्रश्नों के लिए दूसरा सहारा ये होता है कि अपन ऑप्शन से कर ले। ऑप्शन दिए होंगे, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, तीनों संख्या वर्गों का योग करके पता कर लीजिए कौन से उत्तर आ रहा है। दूसरा सरल करने का तरीका तो ये है, ये सरलीकरण पूरी गणित पढ़ने के बाद आएगा। 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में यदि पहली 3 का योगफल 27 हो तो अगली 3 का योगफल क्या होगा? 6 लगातार वाली संख्या x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये 6 लगातार वाली प्राकृत संख्या है। इनमें से पहली 3 का योग 27 है, तो आप सीधा 27 में 3 का भाग देके संख्याएं लिख सकते हैं। 27 में 3 का भाग देंगे तो 9, 9 से पहले की 8 और 9 से बाद की 10, 8 9 17 10 कितने हो रहे? 27 हो रहे। 3 का भाग दिया और बीच वाली संख्या आ गई 27 में 3 का भाग 9, पहले की संख्या 8, बाद की संख्या 10। अब इसके बाद की लगातार 3 संख्याएं और लेनी,
3 ले लीजिए। 10 के बाद 11, 12 और 13, ये इसका 3 गुना होगा। 12 गुना 3 कितना हो जाएगा? 36। तो बाद वाली 3 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 11, 12 और 13 जोड़ना है। 11, 12 और 13 का जोड़ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये आसान। 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्या है और उनमें से पहली 3 का योगफल दिया, अगली 3 का ज्ञात करना है। अगला 15 व 25 के उभयनिष्ठ गुणजों में 500 के निकटतम गुणज। 15 और 25 का उभयनिष्ठ मतलब इनका कॉमन गुणज लेना है। 15 और 25 का जो उभयनिष्ठ कॉमन गुणज हो जाए मतलब इनका एलसीएम लेना है। 15 और 25 दोनों का ही गुणज मतलब 15 और 25 का भाग जाने वाली संख्या इस प्रकार की सबसे छोटी संख्या जिसमें 15 का भी भाग जाता हो और 25 का भी भाग जाता हो, तो इस प्रकार की सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा? 75 आएगा। 15 और 25 का भाग किस में जाएगा? 75 में। अब ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं 500 के निकटतम कौन सा गुणज है जिसमें वही 15 का भाग जाता है और 25 का भाग जाता है। तो 5 का भाग जा रहा, लास्ट इकाई अंक 5 हो, पता चल जाएगा। वैसे सभी में 5 का भाग जा ही रहा है। अब आपको यह पता करना है कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और 25 का भाग जाने के लिए लास्ट 2 संख्याएं, इसमें 25 का भाग नहीं जाएगा। 515 में 25 का भाग नहीं जाएगा। 25 का भाग जाने की कंडीशन में ये होता है या तो लास्ट 25 होगा या लास्ट 50 होगा या लास्ट 00 होगा या लास्ट 75 होगा। इस प्रकार की संख्याएं हो तो ही उसमें 25 का भाग जाता है। अब 515 में 25 का भाग नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन। 25 के पारे में यही चलता वैसे 25, 50, 75, 00, 25, 50, 75, 00 मतलब 25 का भाग जाने वाली संख्याएं ऐसी संख्याएं होगी जिनके लास्ट में 25 हो, 50 हो, 25, 50, 75 और 00। यदि इस प्रकार की कंडीशन आती है तो ही 25 का भाग जाएगा। तो ये तो संख्या पहले ही कट गई कि इसमें 25 का भाग नहीं जा रहा है। अब संख्या बची 3। उन तीनों में से जिसमें 3 का भाग जा रहा हो, 25 का भाग तो जा ही रहा है, 25 के अलावा 25 का भाग जाएगा तो 5 का जाएगा ही जाएगा, बचा केवल 3। अब 3 का भाग जाने वाली संख्या देख लो, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। 500 में 3 का भाग नहीं जा रहा मतलब इसमें 15 का भाग नहीं जाएगा। ये 15 से भाग नहीं जा रहा है। 5 और 5 10 और 2 12, 4 और 5 9 1 0, इन दोनों में जा रहा है। अब इन दोनों में ही भाग जा रहे हैं, ये दोनों ही गुणज है। इनमें से आपको ये देखना है कि 500 के निकट कौन सा है। भाग दोनों में जा रहा है, 450 में भी जा रहा है और 525 में भी जा रहा है। अब इन दोनों में से भी कौन सा गुणज है जो 500 के नजदीक है? तो 450 और 525 में नजदीक कौन सा है? 525। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 525 आ जाएगा। यहां से एक बात ये क्लियर याद कर लेना कि 25 का भाग उन संख्याओं में ही जाएगा जिसके लास्ट में ये 4 कंडीशन। 25 का भाग 25, 50, 75 और 00 यदि लास्ट अंक है, लास्ट 2 अंक है तो ही 25 का भाग जाएगा। 25, 50, 75 और 00 मतलब यहां से ये पता किया कि इसमें 25 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 3 का नहीं जा रहा है। 25 और 3 का नहीं जा रहा मतलब 75 का तो नहीं जाएगा। सीधे सीधे 75 के गुणज क्या हुए? 25 गुणा 3 हुए। भाई 25 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 2 कट गए, दोनों में इनमें भाग जा रहा है। 75 का भी जा रहा है, 75 का भाग जा रहा है, तो इनमें से नजदीक कौन सी संख्या है? 500 के निकटतम कौन सी? तो 525। इस तरह के ये प्रश्न है। आज की क्लास के इतने ही हैं, बाकी अगली क्लास में और भी प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे।